सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में है। पिछले बार हमने संध्या की चर्चा की। हवन की जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, मंत्र क्यों पढ़ा जाता है, कौन सी संविधा डाली जाती है, उसकी क्या फायदा है, ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया। अब अगला जो चर्चा है, अब वो ध्यान रखिए, चर्चा चल रही है जो ब्रह्मचारी है, जो बालक या बालिका गुरुकुल में पढ़ने गए हैं उनसे रिलेटेड। अब वो कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य यहाँ सेलिबेसी अर्थात सेंसुअल प्लेजर से दूर रहे। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या इस पर लिखा गया है, तो स्वामी जी उनको कोट करके डिस्कशन करते हैं। वो एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत अर्थात एक एक वेद के सांगोपांग पढ़ने में 12-12 वर्ष मिलके 36 और 8 मिलके 40, अथवा 18 वर्ष का ब्रह्मचर्य और 8 वर्ष के मिलके 26, या 9 वर्ष तक जब तक विद्या पूर्ण न कर ले तब तक ब्रह्मचर्य रखें। ओके, तो ये मनुस्मृति का श्लोक स्वामी जी कोट कर रहे हैं कि षट्त्रिंशदब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैविदिकं व्रतम तदर्धिकम पादिकम च ग्रहणांतिकम एव वा। जो स्टूडेंट है वो गुरुकुल में गुरु के पास 36 साल तक रह सकता है। 8वें वर्ष 8 साल में जब उसका एडमिशन होता है, क्योंकि 8वें साल में ही जनेऊ संस्कार होता है, तो 8वें साल में अगर एडमिशन होता है मनुस्मृति के हिसाब से, एक वेद को पूरे उसे अंग उपांग सारे दर्शन शास्त्र सारे अंग आदि के साथ, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद काव्य शास्त्र आदि सब कुछ के साथ एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगता है। इस तरह तीनों वेदों को पढ़ने में उसको 36 वर्ष लगेगा। प्लस 8 साल से उसने एडमिट लिया तो टोटल एज उसकी हो जाएगी 36, 8, 44 और 44 ईयर्स। तो ये 44 साल का जरूरी नहीं हर हर बच्चा 44 साल पढ़े, इट्स ऑप्शनल है। इसी तरह अगर वो सिर्फ 18 साल पढ़े, ब्रह्मचर्य का पालन करे, 18 + 8 हो जाएगा 26 साल, 26 ईयर्स। अगर सिर्फ 9 साल पढ़े तो हो जाएगा 8, 9, 17 साल, है ना। तो इतने तक ब्रह्मचर्य रखे, मतलब 17, 26 या 44। इस तरह मनुस्मृति का एक श्लोक। पर इसके अलावा भी और बहुत सारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की अवधि या टाइम के बारे में है, स्वामी जी उनको कोट करते हैं। ये जो 5-6 श्लोक हैं, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, ये छांदोग्य उपनिषद के 3:16 का 1 से 6 तक है। इसका हम हिंदी पढ़ेंगे। स्वामी जी ने जो उनका हिंदी अर्थ किया वही लेंगे। तो ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का है, छांदोग्य उपनिषद को कोट करके स्वामी जी लिख रहे हैं। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, अर्थात छोटा ब्रह्मचर्य, थोड़ा मिडिल लेवल का, और बेस्ट सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य। जो सबसे कनिष्ठ मतलब जो छोटे साइज का है, वो अन्न रसमय देह और पुरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा, यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत्कर्य है। तो ये जो छांदोग्य उपनिषद में ये 3 तरह की ब्रह्मचर्य का डिस्क्रिप्शन है, उसको मेटाफोरिकली कनेक्ट करता है अलग अलग चीजों के साथ। जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी की है, छोटा कैटेगरी का, तो वो मानो शरीर से रिलेटेड है और शरीर में रहने वाला जीवात्मा यज्ञ आदि शुभ गुणों से युक्त जुड़ा हुआ, अच्छे कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। कम से कम 24 वर्ष पर्यंत, मतलब 24 ईयर्स ओल्ड जब तक ना हो जाए तब तक जितेंद्रिय ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा ग्रहण करें। विवाह करके भी लंपटता न करें, तो उसके शरीर में प्राण बलवान हो, सब शुभ गुणों के वास करने वाले हो। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, मॉडर्न डेज में यही कैटेगरी ज्यादा शूट करता है। अर्थात नॉर्मली आजकल
आजकल मतलब जब हम जो एजुकेटेड सोसाइटी की बात करते हैं, उसमें जो बच्चे मास्टर डिग्री वगैरह अगर नहीं करते हैं तब तो 21-22 साल में निकल जाते हैं। पर शादी विवाह करते करते वही 24-25 साल का हो जाता है। आगे पीछे 1-2 साल किसी का आगे पीछे रहता है, दैट द एवरेज एज। तो प्राचीन काल में 24 वर्ष तक कम से कम आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना और गुरु के साथ साथ गुरु के पास रहकर पढ़ना, अर्थात गुरुकुल में पढ़ना, ये इतना आपका मिनिमम या सबसे फर्स्ट कैटेगरी की है। 24 साल में आजकल की दृष्टि में देखें, 6 साल से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है और ग्रेजुएशन 4 साल का है, मास्टर अगर 2 या 3 साल का है तो मेरे ख्याल से 24 साल में वो मास्टर डिग्री शायद करता है। 18 में 12 है, 18 में 12वीं पास करता है। जो अमेरिकन सिस्टम को देखें, 4 साल ग्रेजुएट, 18 4 22, 22 तक वो ग्रेजुएट होता है। और अगर मास्टर करता है तो मास्टर यहाँ 2 साल है कि चलिए मिनिमम 2 साल, तो मतलब वो 24 साल तक मास्टर डिग्री, वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से भी 24 साल में मास्टर डिग्री हो जाती। तो प्राचीन काल की भी वही सिस्टम था। मास्टर डिग्री तो 24 साल की नहीं होती थी, पर मिनिमम का मतलब है कि ग्रेजुएट 24 साल तक वो होता था। पढ़ाई के अलावा उनका स्किल भी डेवलप करते थे, लाइफस्टाइल भी ठीक रखते थे। खेती बाड़ी देखिए, हर ब्रह्मचारी को खेती बाड़ी भी सीखनी होती थी। पता है ना मतलब एग्रीकल्चर भी सीखना होता था, गाय पालना भी, जो भी उस समय की मतलब हर वो आगे जाकर गृहस्थी बनने के लिए जो भी चीजें सब सीखता था 24 साल। अच्छा, 24 साल तक पढ़ेगा, खाली पढ़ेगा नहीं, हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ जो एक चीज जोड़ी गई थी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का लिटरेरी मीनिंग है विद्या, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान, ज्ञान में चरना, ज्ञान में अपने आप को इन्वॉल्व रखना। पर आजकल जो ब्रह्मचर्य का हम अर्थ लेते हैं, वो आजकल तो वो एक्सक्लूसिव हो गया ब्रह्मचर्य, मतलब सेलिबेसी। पर प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ की जो रिक्वायर्ड डिसिप्लिन है, वो उसमें सेलिबेसी था। मतलब सेलिबेसी इज पार्ट ऑफ ए स्टूडेंट लाइफ। इंद्रियों को सुख ना देना, इंद्रियों की नीड को या इंद्रियों की भूख को कंट्रोल में रखना, ये स्टूडेंट लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट में आता था। और स्पेशली काम वासना, सेक्सुअल जो डिजायर है, उसको आपको कंट्रोल रखना होगा। तो इसीलिए आगे जाकर के ब्रह्मचर्य पढ़ाई लिखाई से हटके सिर्फ वो सेलिबेसी के फेमस हो गया। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य सेलिबेसी के रूप में भारत में भी प्रचलित हुआ क्रिश्चियनिटी के कारण, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में सेलिबेसी एक बहुत बड़ी चीज है और उसके साथ पढ़ाई का कोई लेन देन नहीं। आपको पता है जो फादर्स या नॉन्स होते हैं कैथोलिक, उसमें पहले तो कैथोलिक ही था, तो उसमें सेलिबेसी बहुत बड़ा मैटर करता है, उनका पोप भी सेलिब्रेट होना होता है ना। तो अब आप उसकी जब आप अंग्रेज हिंदी में या इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे सेलिबेसी का, तो ट्रांसलेट में ब्रह्मचर्य को ही उन्होंने ले लिया। तो ब्रह्मचर्य शब्द का जो मीनिंग है वो नैरो हो गया जब हम क्रिश्चियन वर्ड सेलिबेसी का हिंदी में या अपनी भारतीय भाषाओं में यूज करने लगे, तो जब क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस होने लगे। पर अगर आप ब्रह्मचर्य का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, इट्स नॉट अबाउट ओनली सेलिबेसी। अब सेलिबेसी लाइफ लॉन्ग तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हमारे यहाँ गृहस्थों को बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इवन संन्यास बनना भी है कि पहले गृहस्थ बन के फिर जाओ। रेयरेस्ट केस में ही अलाउ होता था कि भाई अच्छा चलो ठीक है। इवन आज आप पढ़ेंगे 48 साल तक आप ब्रह्मचर्य रखो फिर शादी करो। मतलब आपके अगर बहुत ज्यादा ऐसी भावना है तो जो लास्ट ब्रह्मचर्य पालन का जो है, सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य पीरियड वो है 48 ईयर्स ओल्ड तक। उसके बाद फिर आप शादी करो। मतलब शादी के लिए ओपन हमेशा रहता था। ठीक है, जो ज्यादा ब्रह्मचर्य पालन करे उसको ज्यादा अच्छा माना जाता था।
दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पॉइंट पर आते हैं, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा कि जैसे लेडीज भी गुरुकुल में जाते थे, हम्म। तो उनको भी यही रूल अप्लाई होते थे, यही क्यूरिकुलम था, खेती भी सीखनी पड़ती सबको, या कोई? हाँ देखिए, जैसे कि शुरू से रहा है हमारे यहाँ, कोएड सिस्टम तो था नहीं, कभी कभी नहीं रहा। कोएड मतलब लड़का लड़की एक ही गुरुकुल में पढ़ेंगे। तो गुरुकुल अलग होते थे। लड़कियों के गुरुकुल बहुत ज्यादा होने का इतना ज्यादा एविडेंस नहीं मिलता। लड़कों के गुरुकुलों के नंबर्स बहुत ज्यादा होते थे, लड़कियों के गुरुकुलों के नंबर इतने ज्यादा नहीं मिलते थे। पर वो सर्कमस्टांसेस के कारण थे, पर इसका इसका अर्थ नहीं कि उनको वो फ्रीडम नहीं थी। मतलब सिचुएशन ऐसे होते थे कि आप लड़कियों का अलग से गुरुकुल चलाना मुश्किल होता हो। मोस्टली लड़कियों को घर में ही पढ़ाया जाता था। और जो अध्यापक है या अध्यापिकाएं हैं या माँ बाप हैं वो पढ़ाते थे। तो वो फिर वहीं से विदुषी बनते थे। तो जो गुरुकुल होते थे, देखिए दो चीजें, एक थियोरिटिकली अलाउ करना समथिंग डिफरेंट, और प्रैक्टिकली क्या होता है वो भी जानना जरूरी। आर्य समाज क्योंकि हर वो वैदिक सिस्टम को रिवाइव करने के पक्षधर है, तो आर्य समाज में भी गुरुकुल परंपरा को रिवाइव करने की बहुत मूवमेंट चला, अभी भी है। तो उसमें आज के डेट में अगर आर्य समाजों की गुरुकुलों में देखें, जितने लड़कों के गुरुकुल है उससे कम लड़कियों का नहीं है। और बहुत सक्सेसफुल गुरुकुल हैं, 50-60 साल से चल रहे हैं, एक एक गुरुकुल 100 साल पुराना है, नए भी बन रहे हैं। और वहां बिल्कुल वो वही सिस्टम अपनाते हैं। वो लड़कियां बिल्कुल, वो भी उनके गुरुकुलों के अपने खेत हैं, वो दूर ही लेते हैं, गांव गांव के आसपास थोड़े दूर लेते हैं, जमीन भी वगैरह रखते हैं। तो वो लड़कियां जाते हैं, वो भी खेती में काम करते हैं। वो जो अब धीरे धीरे जहाँ फैसिलिटीज हो गया है, वो आर्चरी वगैरह भी सीखते हैं लड़कियां। तो बहुत तो एशियन गेम वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर रखे हैं। अब तो ये मॉडर्न डेज में इन्होंने अपने यहाँ कोचिंग सेंटर भी खोल दिया है उसकी, ये जो यूपीएससी की, आईएएस वगैरह की। तो कुछ एक आधा लड़कियां गुरुकुल की बच्चियां वो आईएएस भी बन गई हैं। टेक्निकल लाइन में तो जा नहीं सकते क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा में स्टेम सेक्शन तो नहीं होता है। तो क्योंकि वो ट्रेडिशनली वेद उपनिषद ये सब पढ़ते हैं, तो वो तो मॉडर्न एजुकेशन कम पढ़ते हैं, वहाँ होता नहीं इतना, तो इसीलिए स्टेम लाइन में तो नहीं जाते। पर डिग्री क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह से उनका एक्रीडेशन रहता है और वो एफिलिएशन रहता है, तो उनकी डिग्री की वैलिडिटी रहती है। तो फिर वो अब धीरे धीरे गुरुकुल की लड़कियां आईएएस वगैरह भी बनने लग गए। और इस कन्या गुरुकुलों के कारण आज की डेट में अगर पूरे भारत में सनातन धर्म के शास्त्रों के या संस्कृत भाषा के शास्त्रों के जो बड़ी बड़ी विदुषियां हैं, विदुषियां समझते हैं, लेडी स्कॉलर्स हैं, किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं आर्य समाज या पौराणिक नहीं, जो उनमें बहुत जो जो सुप्रीम लेवल के जो अच्छे अच्छे ज्ञानी विदुषियां हैं, उनमें आर्य समाज की बहुत सारे लेडीज हैं। और दैट बिकॉज ऑफ द कन्या गुरुकुल, है ना। और कभी मौका मिले, पता नहीं, मैं तो कभी गया नहीं वहां पर, बहुत सुना है जो बनारस की पाणिनि कन्या गुरुकुल, वो उनकी बच्चियां बहुत काशी तो वैसे ही पौराणिक पंडितों से भरा पड़ा है ना। हिंदू धर्म के सारे अच्छा बुरा, हर तरह की कल्चर, हर तरह की चीजों को बताने वाले रखने वाले वहाँ काशी में भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ महामना मालवीय जी के द्वारा स्थापित हिंदू विश्वविद्यालय है। उसके अंडर भी साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ है, पर वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट अलग, हिंदू धर्म डिपार्टमेंट अलग, वेद डिपार्टमेंट अलग, वहाँ बहुत सारे हिंदू धर्म से डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े वहाँ भी धुरंधर विद्वान है। इसके अलावा काशी विद्यापीठ है, मतलब। और ऐसे जगह पर ये पाणिनि कन्या गुरुकुल है, और जो उनको, जबकि उनके ठीक अपोजिट विचार रखते हैं,
शास्त्रों के मामले में टक्कर लेते हैं, और उनकी प्रसिद्धि भी काशी में काफी हो गई है। पर यह सच है कि प्राचीन काल में आपको बहुत ज्यादा कन्या गुरुकुल नहीं मिलते थे, क्योंकि किसी लड़की को किसी जंगल में जाकर के गुरुकुल में रखना, उनको चलाने वाले महिलाएं हो, पुरुष वहां हो नहीं सकते। ये सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत सारे एंगल से फिजिबल कम होता था। इसीलिए प्रैक्टिकली आपको बहुत कन्या गुरुकुल नहीं मिलते हैं प्राचीन काल। मोस्टली गृह शिक्षा जिसको कहते हैं ना, यहाँ यहाँ अमेरिका में जो है ना, होम स्कूलिंग जिसको आप कहते हैं, तो लड़कियों की मोस्टली होम स्कूलिंग ही थी। तो 24 साल तक जब आप ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद विवाह करें, और शास्त्र कहता है, स्वामी जी कोट करते हैं छांदोग्य उपनिषद को, कहते हैं विवाह करने के बाद भी आपको आपको छूट मिला, आप ब्रह्मचर्य न पालने का, आपको अपनी फिजिकल भूख मिटाने का, काम वासना जिसको कहते हैं, पर लंपट व्यवहार से दूर रहना, अर्थात ये जो एक्सट्रीमली हर के एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल में रखना, वो आपकी पत्नी भी हो या पति भी हो। तो हमारे यहाँ जैसे हर चीज की, हिंदू धर्म की व्याख्या डिफरेंट है। जैसे अहिंसा है, बौद्धों में अलग है, जैनों में अलग है, दूसरे रिलीजन में अलग है, हिंदुओं की अपनी स्टाइल। इसी तरह जो ब्रह्मचर्य है, क्रिश्चियनिटी की और बौद्धों की ब्रह्मचर्य से हिंदुओं की जो सनातन धर्म की ब्रह्मचर्य एक अलग टाइप की। हमारे यहाँ गृहस्थों को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। पर इट डजेंट मीन कि हम ब्रह्मचर्य को, मतलब सेलिबेसी को कम आंकते थे। आप सर्टन एज तक तो कंपलसरी ब्रह्मचर्य रखना ही रखना पड़ेगा, मिनिमम 24 ईयर्स तक। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो बात कर रहे हैं लड़कों का। उसके बाद भी जब आप गृहस्थ में जाएं, तो आप इतना ज्यादा कंज्यूमर, जिसको होते हैं ना आजकल जो बना है, मैटेरियलिस्टिक लाइफ में मत घुस जाएंगे कि भाई आप 24 साल तक बहुत रोक लिया, आप तो खुल के जो मर्जी खाएंगे करेंगे, नहीं। तो उसमें कहते हैं, उसमें भी आपको ब्रह्मचर्य जो पालन कर रखा है उसको मेंटेन रखना, अर्थात अपने चीजों को रेगुलेट रखना। और इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। बहुत सारे लोग, तो आम लोगों को छोड़िए, बहुत सारे लोग विवाह के बाद भी संतान पैदा करने, और कभी कभार बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं टेम्पटेशन एक्सट्रीम लेवल पर हो, उसके अलावा वो इस काम वासना में लिप्त नहीं होते थे। इसका सबसे बड़ा नमूना महाभारत में कृष्ण का मिलता है। तो कृष्ण खुद अश्वत्थामा से बातचीत में बोलते हैं कि जब रुक्मिणी के साथ विवाह करने के बाद हम दोनों ने, माने पोस्ट मैरिज ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हिमालय गए। हमने वहां 12 साल तक पोस्ट मैरिज ब्रह्मचर्य, माने शादी के बाद की ब्रह्मचर्य पालन की। क्यों? जिससे कि हमारा जो बच्चा पैदा हो वो ज्यादा तेजस्वी बन के पैदा हो। तो 12 साल के दोनों पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य के बाद, उसके बाद जो हमने संतान हमसे पैदा हुआ प्रद्युम्न, तो वो कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी, तब बहुत बहुत मामलों में आ गया। ये ऐसा कृष्णा खुद अपनी बेटे के बारे में अश्वत्थामा से बात करते हैं। तो मतलब प्राचीन काल में ऐसा नहीं कि आप हर किसी से ये एक्सपेक्ट करेंगे। वहां पांडव कौरव भी थे जो खुलेआम घूम घूम के कितनी शादियां करते थे, और जहां जाते थे करते थे। राजा लोग तो वैसे ही स्वच्छंद थे। स्वच्छंद का अर्थ होता है अपनी मन मर्जी, जहां मन पिघल गया उसको उठा के ले आए। वो पहले भी होता था, आज भी होता है। पर खास करके जो स्पिरिचुअल रास्ते पर होते हैं, वो ऋषि मुनि टाइप के लोग या इस तरह के योगी मुनि, कृष्ण तो खुद रॉयल फैमिली के थे तभी, तो वो उसको कंट्रोल रखते हैं। और ये शास्त्र भी रिकमेंड करता है आपको रखना है। और विवाह करके भी लंपटता न करे, तो उससे शरीर में प्राण, वाइटलिटी और स्ट्रेंथ रहेगा, और अच्छे गुण भी आपके अंदर रहेंगे। तो इस प्रथम वय में, फर्स्ट एज में, जो इसको विद्याभ्यास में संलग्न करे और आचार्य जैसा ही उपदेश किया करे, ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे,
जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूंगा तो मेरा शरीर आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभ गुणों के वसने वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो, जब मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं। 24 वर्ष के पश्चात गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा, आयु भी मेरा 70-80 वर्ष तक रहेगा। ओके, ठीक है, ये उसकी प्रेज है, ग्लोरिफिकेशन है कि कम से कम 24 साल तक तो आप बिल्कुल अपनी अपनी काम वासना और इंद्रिय भोगों को कंट्रोल में रखो। तो क्या होगा, आप ज्यादा हेल्दी रहोगे, फिजिकली मेंटली हेल्दी रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, डिसिप्लिन लाइफ अगर रहेगा, और आप 70-80 साल तक बिल्कुल कोई रोगों के बिना आप लंबा जी सकते हो। ऐसा स्वामी जी कोट कर रहे हैं छांदोग्य उपनिषद। मध्यम ब्रह्मचर्य मतलब जो सेकंड कैटेगरी, जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य रह के वेदाभ्यास करता है, उसके प्राण इंद्रियां अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने होते हैं। तो जो सेकंड कैटेगरी के, जब आप 44 ईयर एज तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और शास्त्र योग आदि साधना करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो आप ज्यादा और स्ट्रांग बनते हैं, फिजिकली मेंटली एंड सेंसुअली, है ना, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनते हैं। और इवन आप इतने स्ट्रांग बनते हैं कि आपकी जो एनिमी है, दुश्मन है, वो भी आपसे डरता है। जो मैं इस प्रथम वय में, जैसा आप कहते हैं, कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। ओके, हे ब्रह्मचारी लोग, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ, जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ स्वरूप होता हूँ और उसी आचार्य कुल से आता रोग रहित होता हूँ, जैसा कि यह ब्रह्मचर्य अच्छा काम करता है, वैसा तुम क्या करो। ओके, तो ये जो 44 ईयर्स तक का ब्रह्मचर्य पालन करने का नाम, जिसको सेकंड कैटेगरी में हम कहते हैं, इसके लिए शब्द पड़ा रुद्र ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मचारी 44 ईयर्स तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको रुद्र ब्रह्मचारी कहते हैं। तो क्यों रुद्र कहते हैं, तो स्वामी जी कोट कर रहे हैं छांदोग्य उपनिषद को, क्योंकि उसके अंदर इतना फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है, वाइटलिटी इतनी होती है कि वो शत्रु इंटेलेक्चुअल हो या फिजिकल शत्रु हो, वो उनसे डरेंगे। और रुद्र का अर्थ होता है जिससे लोग डरते हैं, रौती जो रुलाते हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया रुद्र ब्रह्मचारी। अगला है उत्तम ब्रह्मचारी। जो जो हाईएस्ट लेवल की जो ब्रह्मचर्य है वो कितना है, देखिए, 48 वर्ष पर्यंत, 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार। जैसे 48 अक्षर की जगती, वैसे 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। जो आचार्य माता पिता अपने संतानों को, ओके ये तो बाद में देखेंगे। तो ये जो 48 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य पालन, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का है, इसको कहते हैं आदित्य ब्रह्मचारी। तो जो व्यक्ति 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करता है, उस व्यक्ति को कहते हैं आदित्य ब्रह्मचारी। आदित्य सूरज से लेन देन है, तो सूरज के समान वो देदीप्यमान, शाइनिंग, फिजिकली मेंटली इंटेलेक्चुअली, उसकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसा शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में, उपनिषदों में ऐसा बताया गया है, और वो सबसे बड़ा है। तो 48 साल तक आप ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहो तो अगेन गृहस्थाश्रम में जाओ। 48 के बाद अगर आपको लगता है नहीं मुझे इसके बाद भी ब्रह्मचर्य रखना है, तो फिर तो आप सन्यासी रहेंगे, तब तो आप सन्यासी बन जाइए, फिर तो गृहस्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 48 साल के बाद गृहस्थ जाने का कोई सेंस नहीं बचता है ना फिर, क्योंकि मेन पर्पस होता है संतान पैदा करना, है ना, नहीं तो बाकी चीजें। तो 48 साल के बाद आप विवाह कर सकते हो, और उससे लंबा रखना है तो फिर तो आप आजीवन ब्रह्मचर्य रहो और सन्यास ले लो।
या आजीवन ब्रह्मचारी रहो। तो इस तरह के हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य के बारे में विचार है। जो आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में विद्या गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर उसी का उपदेश करे, वो संतान अपने आप ही अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ाएं। ऐसा तुम भी बढ़ाओ। तो ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है कि अगर सचमुच कोई माता पिता और आचार्य बच्चे को तो ये सिखाएं कि भाई ब्रह्मचर्य पालन करना कितना जरूरी है, अपनी एनर्जी को सेव रखना आदि आदि। अगर कोई व्यक्ति सचमुच ऑनेस्टली 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन करता है बिना किसी इंटरप्शन के, तो वो चाहे तो 400 वर्ष तक जी सकता है। अब 400 वर्ष तक तो पिछले हम 5,000 10,000 साल से हमें पता नहीं कोई 400 वर्ष तक इंसान जीता है। पर जब हम अपने धर्मशास्त्र वगैरह देखते हैं तो उसमें आता है कि सटन युग में लोग इतने वर्ष तक जीते थे। हैं? जैसे रामायण में माना जाता है कि वहां का जो एवरेज आयु है वो 400 से कुछ ऐसा था, और महाभारत तक 150 200 तक का आयु था। श्री कृष्ण की जो एक्सीडेंटल डेथ हुआ वो भी 125 साल के थे तब। जब धृतरा जो युधिष्ठिर और इवन जब लड़ाई में थे, जब महाभारत की लड़ाई थी तो भी उनका आयु कृष्ण अर्जुन वगैरह का सब 100+ था। तो मतलब अब धीरे धीरे ऐसा, अब ये कितनी हिस्टोरिकली साइंटिफिकली इनकी क्या एविडेंस मुझे जानकारी नहीं है, तो वो तो अलग चीज है। पर जो हमारे लिटरेचर में मिलता है, महाभारत के बाद कलयुग स्टार्ट होता है। कलयुग का आयु जो है वो 80-90 साल के बीच में माना जाता है। 80-90 साल मतलब 100 साल एवरेज है, पर 80 तक का नॉर्मली होता है। तो जो भी कारण हो, मे बी महाभारत के बाद जो सिचुएशन हुआ, हम बहुत ज्यादा लाइफ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, और हिपोक्रेसी काफी बढ़ गया है। अर्थात जो धर्माचार्य हैं वो ऊपर से कुछ भी दिखाएं, अंदर से बड़ी हिपोक्रेसी रखते हैं। सोसाइटी में पाखंड या हिपोक्रेसी क्योंकि बढ़ता है, और सेंसुअल कोई छुपा के करता है, कोई दिखा के करता है, नहीं भी करता है, मन में वो विचार होते हैं, तो जिसके कारण आयु भी घटने लगा, और जो हमारा स्ट्रेंथ वो भी घटने लगा, और बहुत सारी चीजें होने लगा। ऐसा शास्त्रों में और आगे जाकर पुराणों में भी इस तरह के चीजें मिलता है। मैं इसकी ट्रूथ या फॉल्स के ऊपर कोई मेरी एबिलिटी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस पर बता सकूं। ठीक है ना? नहीं, ये तो बाकी लोगों को या रिसर्च स्कॉलर्स को उन पर देखने की जरूरत है। चतस्रो अवस्था शरीरस्य बुद्धिर्यौवनं संपूर्णता किंचित परिहानिश्चेति। आषोडशात् बुद्धिः आपञ्चविंशतेर्यौवनम् आचत्वारिंशतः संपूर्णता ततः किंचित परिहानिश्चेति। मनुष्य के 4 स्टेजेस होते हैं। वृद्धि, वृद्धि मतलब जब आपकी ग्रोथ होता है, मतलब चाइल्डहुड से लेकर के कब तक, 16 साल तक। फिर 16 से लेकर के 40 साल तक यौवन, यौवन मतलब youth। फिर 40 साल के बाद परिहानी, थोड़ा सा डिके होने लगता है, क्षय होने लगता है। तो इस तरह की हमारी लाइफ होती है। और सुश्रुत का कहना है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, इस शरीर की 4 अवस्था है। एक वृद्धि, वृद्धि समझते हैं ग्रोथ, जो 16वें वर्ष पर्यंत नॉर्मली रहता है, 16 इयर्स तक। दूसरी यौवन, जो 17 से लेकर के 25 ईयर तक होता है। दूसरी यौवन जो 25वें वर्ष पर्यंत धातुओं की बढ़ती है, और जिसमें आपकी जो एनर्जी वो ज्यादा डेवलप होता है। तीसरी पूर्णता, थर्ड फेज जो है
वह संपूर्णता, अर्थात 25 से लेकर 40 तक आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। जितनी आपके अंदर फिजिकल मेंटल जो ग्रोथ होना चाहिए, फिजिकल ग्रोथ या वाइटलिटी का ग्रोथ, वो पूर्ण हो जाता है। और 25 से 40 सबसे बेस्ट टाइम होता है लाइफ को कुछ करने के लिए, कुछ एंजॉय करो या कुछ काम करो, कुछ अचीव करने के लिए। जो चौथी स्थिति है 40 के बाद, आपके अंग प्रत्यंग शरीर जो पूर्ण था, धीरे धीरे वो फिर क्षय होने लगता है, काम होने लगता है। वही 40वां वर्ष उत्तम समय है विवाह का, जब सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ओके, आपकी पूरी बॉडी, बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन्स, आपकी एनर्जी, आपकी वाइटलिटी, प्राण, आपकी ये सब चीजें पूर्णता को प्राप्त होते हैं 40 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते, 40 होते होते। सिर्फ इसीलिए अगर आप स्वप्न आदि चीजों से दूर रहते हैं, मतलब कभी कभी हम फिजिकली जिन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम ड्रीम में करते हैं, स्टिल इट इज ये डिकेइंग का कारण बनता है। पर अगर आप इनको कंट्रोल करते हैं तो 40वां वर्ष भी बेस्ट टाइम हो सकता है विवाह करने का। अर्थात उत्तमोत्तम तो 48वें वर्ष में विवाह करना। 48 साल तक अगर पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो आप विवाह, उसके बाद भी विवाह कर सकते हैं। सुश्रुत की जो यहाँ टाइम है वो देखिए, सुश्रुत की इन्होंने कोट किया, पंचवर्ष पंचविंशे तो वर्षे पुमान। अब देखिए, सुश्रुत जो है वो आयुर्वेद से आचार्य है, आयुर्वेद के। वो कहते हैं 25वें साल पुरुष का, नारी का 16वां साल, समत्वागत वीर्यो तो जानियात कुशलो भिषक। जो लड़की 16 का हो जाए या पुरुष 25 का हो जाए, तो उनमें शादी करने का या यौवन प्राप्ति या योथ आने आ जाती है। क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का तुल्य है, जो आपने पूछा था ना अभी? क्या ये जो ब्रह्मचर्य पालन है ये पुरुष स्त्री दोनों के लिए बराबर है? स्वामी जी लिखते हैं नहीं। जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करे, तो 16 वर्ष पर्यंत कन्या करे, जो कि सुश्रुत की कोट कर रहे हैं। जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे, 30 ईयर्स तक, तो स्त्री 17 वर्ष तक। पुरुष 36 वर्ष तक रहे तो स्त्री 18 वर्ष तक। अगर पुरुष 40 वर्ष तक रखे तो स्त्री 20 वर्ष तक। पुरुष 44 वर्ष तक रखे तो स्त्री 22 वर्ष तक। पुरुष 48 वर्ष तक रखे तो स्त्री 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य सेवन रखे। अर्थात 48वें वर्ष से आगे पुरुष और 24वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य नहीं रखना चाहिए। कि मैक्सिमम आप अनमैरिड एज आपकी 48 ईयर होना चाहिए, और लड़कियों के लिए 4 ईयर्स का दिया। तो उस समय की ध्यान रखिए, ये एंशिएंट इंडिया और धर्मशास्त्र के हिसाब से है। हो सकता है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या उस फील्ड में है वो ज्यादा बता सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि जो मुझे पता चला है कि दोनों में जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, मेरे ख्याल से 48 ईयर्स तक तो उनका शायद लड़कियों की मोनोपोज भी बंद हो जाता है, या मेंस्ट्रुअल या जो भी है, मुझे नहीं, मतलब आप मुझे करेक्ट करेंगे, 50 ईयर्स या ऐसा कुछ उनका शायद रहता है, 50 या कुछ होता है। उसके बाद संतान पैदा करना मुश्किल हो जाता है। और तो लड़कियों के लिए जो सबसे बेस्ट विवाह का टाइम होता है वो 24, चलिए आजकल के डेट में बिलो 30 बेस्ट टाइम है। और पुरुष बिलो 48 या 48 तक का। उससे बियॉन्ड आपको ब्रह्मचर्य अनमैरिड रहना, फिर उसका कोई पर्पस नहीं। या तो फिर आप वैरागी बन जाओ, वैरागी बन जाओ, क्योंकि उसके बाद फिर शादी के जो पर्पस होते हैं, अपना बच्चे जन्म देना या शारीरिक सुख या जो कुछ है वो फुलफिल नहीं होता है। हाँ, दूसरी चीजें हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 50 60 70 में शादी नहीं कर सकते, पर जो विवाह का जो पूरा पर्पस है उनमें कुछ पर्पस फुलफिल होंगे। ठीक है, बुढ़ापा में साथियां भी चाहिए होते हैं बा, और दूसरी चीजें होती हैं, हो सकता
किंतु यह नियम, अच्छा चलिए इनको भी देख लेते हैं। किंतु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष स्त्रियों के लिए है जो विवाह करना ही ना चाहें। हाँ, ये ध्यान दीजिए, अगर आपको विवाह करना ही नहीं है फिर तो मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सके तो भले ही रहे, परंतु यह काम, अगर आप जिंदगी पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं तो फिर हाँ उसकी कंडीशन है, वो क्या है, पूर्ण विद्या वाला, या आप सब कुछ पढ़ लिख के शास्त्रों को ठीक ठीक समझते हो, जितेंद्रिय, अपनी सेंसेस पर आपकी कंट्रोल हो, निर्दोष योगी, बिल्कुल कलंक किसी भी तरह की कोई फ्लॉ ना हो, ऐसा योगी बनेंगे। स्त्री और पुरुष का है तो स्त्री पुरुष रह सकते हैं पूरी जीवन जीवन भर बिना शादी करे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग, ये बड़ा कठिन काम है, पूरी जीवन भर बिना शादी रहना, जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपनी सेक्सुअल डिजायर को या उसकी टेम्परामेंट टेम्पटेशन को कंट्रोल रखना और अपनी सेंसेस को अपने वश में रखना, ये बहुत मुश्किल है। तो सोच समझ के आप डिसीजन लेना। आप पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रह सकते हो, पर उससे पहले 40 बार सोच लेना कि आप पूरी जिंदगी मेंटेन कर सकते हो कि नहीं। हाँ अच्छा, अंजना जी कुछ कहना चाहेंगे? आपने कहा था menopause is around 48 to 50 or somewhere 53, somewhere in that range. So of course one cannot conceive after that as far as women are concerned. ये सही है कि महिलाओं के मेनोपॉज? Most, that means the ovulation stops. अच्छा, They're not producing the eggs, so to speak. That then can cause however, men can continue to produce the sperms all the way into the 80s. And therefore they can reproduce or have children after that. So that's all I wanted to share. That's as far as I know. कि आप चलो आजकल लड़कियां 40-45 में शादी कर भी लें तो चलो भाई, आजकल बहुत सारे फैसिलिटीज है। उन दिनों तो जो भी होता था नेचुरल। और अगर 40 साल ब्रह्मचर्य रखने के बाद 45-48 साल के बाद लड़की शादी करे तो फिर उसमें 90% चांस कम हो जाता है बच्चे होने का, बाकी चीजें होने का। मे बी दैट्स हाउ उन्होंने इसकी लड़कियों की विवाह का एज रखा कि 24 तक हो जाना अच्छा है। पुरुषों के लिए 48 रखा, ठीक है, वो हो सकता है आगे तक वो उनकी जो जैसे अंजना जी ने कहा उनमें बच्चा पैदा करने की एबिलिटी रहे, पर 48 तक उनमें वो फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह भी रहता है। कपिल जी कुछ कहना है? I would like to add actually a little bit, what Anjana ji said. That's true. The men or male has reproducibility till 70 plus years, but the quality of the offspring will deteriorate. Yes. Because मुझे ना इसलिए that's what I like actually, ये जितना भी scriptures में लिखा है, it has a lot of logic and makes sense. तो 50 के, I mean even 45 के बाद, even male में, the spermatogenesis starts slowing down because the process starts growing slow. I mean, there would be, if you compare the number of sperms produced, it definitely declines. Not only that, but number two, because ये जो reproductive cells हैं, they divide equal number, it actually carries double the number. It's called meiosis. Whereas जो normal cells हैं उसको कहते हैं mitosis. तो mitosis में एक सेट क्रोमोसोम्स का एक सेल में जाता है, दूसरा 50-50, पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल्स में डबल होते हैं और द अदर वे अराउंड, उसमें सिंगल सेट होता है। तो उसमें क्या होता है, या तो मेल का 50 और फीमेल का 50 मिलकर वो डबल हो जाते हैं फिर बच्चे में, बिकॉज दे आर ऑलवेज डिवाइडिंग, और उसमें म्यूटेशंस के ज्यादा चांसेस हैं। वी आर एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट, टू फूड कंटामिनेशंस, तो वी आर एक्यूमुलेटिंग म्यूटेशंस विद इंक्रीजिंग एज। तो 45 के बाद द चांसेस आर द ऑफस्प्रिंग वुड बी defective. So that may be the reason that they recommended 48 as a right maximum age to marry, है ना? 48 के बाद अगर आपको शादी नहीं कर रहे हैं तो फिर मत करिए जिंदगी भर। That's right. After the age of 35, a woman is considered higher risk.
I think even Down syndrome and things like that tend to be up in terms of like, the not a good quality fetus, so to speak, or not a good. Offspring would be affected. अच्छा देखिए, आप दोनों ने अब साइंस के फील्ड में बताया, नहीं तो क्या है कि जब आप इस तरह की चीजें हम साइंस से नहीं समझते, फिर जो लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं वो धब्बा लगा देंगे, देखो देखो जी ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्यों लड़की भी 48 साल के बाद ना शादी करे। तो कुछ जेन्युइन नेचुरल चीजें होते हैं जो हमारे पूर्वजों ने नोट किया था। उन दिनों टेक्निकली हम इतने एडवांस नहीं थे, तो नेचुरली बॉडी की जो चीजें उसके हिसाब से वो बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इसकी जो आज की डेट में जो भी साइंटिफिक चीजें हैं वो पता होना भी जरूरी है। कि अब जैसे आपसे पता चला, मुझे भी थोड़ी कॉन्फिडेंस होगा तो मैं आगे किससे बात करूं तो थोड़ी, है ना। तो शास्त्र पढ़ने के साथ साथ उसकी मॉडर्न चीजों के साथ वैलिडेशन भी जरूरी होता है उसको लोगों तक रखने में। नहीं तो 2 मिनट लगता है आपको, 1000 लोगों में 5 लोग खड़े होकर कह देंगे ये तो भाई आप तो ये तो खराब है, ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है, आदि आदि कर लेंगे। तो अच्छा अच्छा, जैसे आपने कहा ना हमारे शास्त्रों में कितने सोच समझ के, आपको पता होगा पाकिस्तान में जितने बच्चे पैदा होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें 80% बच्चों का कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। ऐसा मैं वो पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने दिखाया। पाकिस्तान में, और इस पर WHO भी काफी कंसर्न जारी कर रखा है। नंबर मुझे हो सकता है 85 ना हो, 60 हो, है ना, जो हो, मतलब एक बहुत बड़ी नंबर के बच्चे वो जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं। 50 सैकड़ों तरह, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, किसी की थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, कोई जल्दी मर जाता है, किसी की बॉडी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है, सैकड़ों तरह की प्रॉब्लम होती है। इवन भारत में भी जो मुसलमान है उनमें बाकियों के कंपैरिजन ये नंबर कितने गुना, मतलब अगर हिंदुओं में ये 10% 15% होता है, इंडियन मुस्लिम में ये 50-60% तक जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो क्यों होता है कि वहां कॉजन मैरिज की परंपरा है, तो वहां 70-80% लोग कॉजन से मैरिज करते हैं। कॉजन मतलब अपनी कजन बहन या भाई से, जिसको कल तक भाई बोलते थे अगले दिन उसे शादी होती, वो चाचा का बेटा, मामा की बेटी, मौसी की, फूफा की, बुआ की, आपस में करते हैं। खैर इसमें आप बुरा नहीं मानिएगा, इस्लाम में इवन 2-4% तो 2% से कम है जो अपनी सगी भाई बहन से भी कर लेते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर जो मैक्सिमम है, मतलब 60-70% से ज्यादा, अगर एक सोसाइटी में मोर देन 70% मैरिज अपनी फैमिली में होती है, जो भाई बहन के बीच में, जिसको आप कहते हैं कजन के बीच में, तो पता गया इसी के कारण से ये प्रॉब्लम है। दुनिया में जिस जिस कल्चर में ये कजन ब्रदर सिस्टर की मैरिज की प्रोविजन है, अच्छा बहुत सारी जगह मामा और भांजी की भी शादियां होती है पाकिस्तान, मतलब मुसलमानों में मामा भांजी, बुआ फूफा और भतीज, जो भी रिलेशन आप कोट करें, ये भी होते हैं। बोले यही कारण है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर बढ़ने के कारण वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन भी उस पर बहुत कंसर्न है। हिंदुओं में एक ही सोशल एटमॉस्फेयर में रहते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदुओं में ये कम क्यों है? कम इसीलिए है जिसके कारण लेफ्टिस्ट लोग हिंदुओं को पिछले 100 साल से गालियां देते रहते हैं, कांग्रेसियों से लेकर लेफ्टिस्ट तक। वही कारण ने हमें बचा के रखा। वो क्या था? गोत्र की ट्रेडिशन। गोत्र समझते हैं? अब आजकल लोगों को पूछो, उनको गोत्र पता नहीं। और गोत्र पता ना होने को हम बड़े लिबरल या बड़े एजुकेटेड समझते हैं, पर ये गोत्र पता होना क्यों जरूरी होता है? हर शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, पूजा में, पाठ में, संकल्प में गोत्र क्यों बोला जाता था?
क्योंकि आपको पता रहे आप किस गोत्र से हो, तो आप जब भी किसी से शादी करो, अगर वो सेम गोत्र से, आप नहीं कर सकते हो। गोत्र क्या है? आपकी फैमिली लिनेज। और स्ट्रिक्टली कहा जाता है, स्ट्रिक्टली पिता के वंश में 7 पीढ़ी तक, फादर की साइड में 7 जनरेशन तक, मां की जनरेशन में 5 जनरेशन तक स्ट्रिक्टली मना है कि आप विवाह नहीं कर सकते। पर बेस्ट ये तो स्ट्रिक्टली मना है, पर नॉर्मली आपको समग्र सगोत्र में विवाह करना। सगोत्र मतलब अगर दोनों का गोत्र सेम है, इसका मतलब बोथ ऑफ यू बिलोंग टू द सेम डायनेस्टी और सेम लीनेज, सो यू शुड नॉट मैरी ईच अदर। इसीलिए हमारे यहाँ ट्रेडिशन बनाया गया, हर पूजा में, हर पाठ में, हर रिचुअल में, हर धार्मिक चीजों में, जब आप आचमन के पूर्व पहले संकल्प करते हैं तो आपको गोत्र बुलवाया जाता है। क्यों? आपको याद रहे। बात समझ में आती है? तो ये जो गोत्र ट्रेडिशन है, और सपिंड, और एक इंटरेस्टिंग है, सपिंड भी ध्यान रखना होता है। सपिंड अपने 4 जनरेशन तक अपने बाप की साइड में, और 4 जनरेशन तक माँ की साइड में। तो सपिंड तो बिल्कुल तुम्हारे भाई बहन, मतलब 4 जनरेशन तक तो तुम भाई बहन हो। 7 जनरेशन तक भाई बहन नहीं भी मानो, पर स्ट्रिक्टली मना मैरिज नहीं कर सकते हो। और गोत्र में तो नहीं कर सकते हो, मतलब गोत्र तो जनरल है, 7 और 5 पीढ़ी तक तो स्ट्रिक्टली मना है। उसके बाद थोड़ी बहुत चलो हो गया तो चलो एडजस्ट कर दिया जा सकता है। और सपिंड तो भाई बहन ही हो तो सोचना भी नहीं। ये जो जो हिंदू धर्म की ट्रेडिशन बनाया गया, उसका परिणाम है। और आपको पता है, इवन यूरोप आदि में भी, जो आज तो मॉडर्न हो गए, पर उनके एंशिएंट चीजों में भी ये प्रॉब्लम था। वर्जन मैरिज वगैरह की ट्रेडिशन वहां भी थी। और साइंटिफिक रिसर्च के कारण यूरोप क्योंकि डेवलप हो गया, तो उन्होंने ये सब कल्चर छोड़ दिया। उनके वहां लॉज बने, रूल्स बने, अवेयरनेस आया, एजुकेटेड हुए, तो उन्होंने ये इस तरह की चीजें छोड़ दिया। मुसलमान में है, इसीलिए है कि उनके इस्लाम में ये प्रोविजन है। जो पॉइंट मैं रखना चाहता था, जो आपने कहा कि हमारे पूर्वज, जब तक साइंस डेवलप नहीं होता है ना, तब तक हिंदू धर्म की हर चीज को हम पोंगापंथी, है ना, वो डिस्क्रिमिनेटिव मानते हैं। जैसे जैसे साइंस इवॉल्व होता है, पता लगता है हर वो सिंगल चीज हिंदू धर्म का कितनी सटीक और कितनी सोच समझ के किया गया था। तो आपने ये जो बात उठाई, तो मैं वो गोत्र वाली प्रसंग आया, तो कल ही ये वीडियो देखा मैंने। उन्होंने एक रिसर्च डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 15-20 मिनट की। और इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान में, और इंडियन मुस्लिमों में थोड़ी कम है, क्योंकि इंडियन मुस्लिम हिंदुओं के साथ मिलजुल के जो रहते हैं, तो उनमें थोड़ा इन्फ्लुएंस है, और बहुत सारे करते हैं। बाय द वे आपको बताएं, साउथ के बहुत सारे हिंदू में ये ट्रेडिशन है, मामा भांजी की विवाह का, स्पेशली हैदराबाद और मैसूर के आसपास एरिया में। आप इन्फर कर पाते हैं क्यों? हैदराबाद क्यों? हैदराबाद नवाब शासन रहा, तो इसीलिए तेलुगु के बहुत सारे लोग में मामा भांजी की विवाह आज भी होता है, और कजन विवाह है। समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ द इस्लाम इन्फ्लुएंस। कर्नाटक में भी है, बिकॉज ऑफ टीपू सुल्तान की जो 200-300 साल के वहां शासन रहा। देखिए, 200 साल का शासन कम नहीं होता है किसी चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए। 5 साल में सरकार बदलती है तो सिस्टम बदल जाता है। 200 साल कल्पना करिए। तो साउथ में जो थोड़ा जो दिखता है हिंदुओं में, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।